हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पर हम बात कर रहे थे एसक्यूएल बेसिक्स की, सीक्वल बेसिक्स की, जहाँ पर अभी तक हमने कुछ चीज़ें देखी जिसमें डेटाबेस है, डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। अब आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए बेस वन के पार्ट टू पे हम आ चुके हैं, जहाँ पर हम डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। कंस्ट्रेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रेंट्स रूल होते हैं। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट वर्ड से डरना नहीं है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल। एसक्यूएल में, सीक्वल में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके ही डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है या टेबल्स बनाए जा सकते हैं। सो उनको फॉलो करना इज मैंडेटरी। उसके बिना अगर आप चाहें आप टेबल क्रिएट कर लें, बट उससे आपको रिजल्ट्स सही नहीं मिलेंगे। सो इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे, क्या होता है डेटा टाइप, क्या होते हैं कंस्ट्रेंट्स। बट पहले हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम अपना वीडियो क्लोज किया था, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम अपना डिस्कशन खत्म किया था, वहीं से हम शुरू करते हैं। डीबीएमएस क्या है। सो यहाँ पर मैंने जो पीपीटी और जो कंटेंट मैं डेवलप कर रहा हूँ वो इंग्लिश में कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो नए लर्नर्स हैं उनको इजीली ये समझ में आ सके कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं, और आप उसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे अपनी मेमोरी में फिट कर सकते हैं, कैसे उसको रेगुलर बेसिस पे उन चीज़ों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। सो डेटाबेस बेसिकली वेयर हाउस होता है जहाँ डेटा रखा जाता है। जैसे अगर आप देखें तो अगर आप देखते हैं आपके यहाँ आस पास में बहुत सारे वेयर हाउस होंगे जहाँ से सामान आता है और आगे रखा जाता है, और फिर वहाँ से वो अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया या कोई कुरियर सर्विस का ऑफिस देखते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो वेयर हाउस को मैनेज करता है। सो डेटाबेस डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। उस डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम डीबीएमएस कहते हैं। यानी अगर हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो हम सिर्फ और सिर्फ डीबीएमएस के थ्रू ही कर सकते हैं। अब डीबीएमएस करता क्या है? डीबीएमएस के बेसिकली 5 काम है। पहला है स्टोर, यानी डेटा इकट्ठा कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। दूसरा है रिट्रीव करना। करने का मतलब है कि जब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, जब मुझे डेटा एनालाइज करना, जब मुझे चीज़ें समझनी हो, तो मैं उसको रिट्रीव कर सकूं। सिक्योर करना, सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर कंपनी डेटा की सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। डेटा को सिक्योर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मल्टीपल यूजर्स के साथ काम कर सके ये हैंडल करता है कौन? डीबीएमएस। यानी एक समय पे बहुत सारे यूजर्स काम कर सके, ये ये मैनेज करना, ये देखना, ये डीबीएमएस का काम होता है। अगर मैं इसको सिंपल से एक एग्जांपल के साथ बताऊं, तो अगर आप एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो एक एक्सेल शीट पे एक समय पे बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते। बट कॉन्ट्ररी, कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं एक डेटाबेस के ऊपर एक समय में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। चाहे कोई दिल्ली में बैठा हुआ हो, कोई मुंबई में बैठा हुआ हो, कोई यूएसए में बैठा हो, सेम डेटाबेस के ऊपर अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से काम कर सकता है। और ये हैंडल करना किसका काम है? ये डीबीएमएस का काम है। डेटा करप्ट ना हो, ये इंश्योर करना भी डीबीएमएस का काम है। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये 5 काम निकल के आते हैं डीबीएमएस के। अब हमने यहाँ पर डीबीएमएस समझ लिया, लेकिन आरडीबीएमएस क्या है? ये आर एक्स्ट्रा यहाँ क्यों लगा है, और ये आर कैसे आरडीबीएमएस को डीबीएमएस से अलग करता है? सो आर का मतलब होता है रिलेशनल। सो इस वर्ड रिलेशनल में ही चीजें छुपी हुई हैं, जो कि है रिलेशन। कैसे एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेटेड होगा, यही रिलेशनल का मतलब है। ठीक है, सो अलग अलग टेबल्स में डेटा होता है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप देखते
सर्टेन कंडीशंस वो डेटा जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल जो आप देखते हैं वो नीचे मैंने आपके लिए आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है, एक एग्जांपल दिया है जहाँ पर आप देखते हैं दो टेबल्स हैं, वन इज कस्टमर टेबल, सेकंड वन इज ऑर्डर्स टेबल। अब यहाँ पर आप देखते हैं कस्टमर टेबल में आप देख रहे हैं दो चीजें, दो कॉलम्स हैं, वन इज कस्टमर आईडी एंड सेकंड वन इज नेम। आप कस्टमर आईडी में देखते हैं कस्टमर आईडी 1, कस्टमर आईडी 2 और नेम जो है कस्टमर्स का वो है राजेश और सुरेश। अब इसके साथ में ही आप देखते हैं ऑर्डर्स टेबल है जहां पर ऑर्डर है 101, 102 एंड 103 और कस्टमर आईडी भी हमने दिया है 11 और 2, अमाउंट 100, 200 एंड 300। अब ये आपस में आप मुझे बताइए कि दोनों टेबल आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि दो टेबल्स आपस में किस बेसिस के ऊपर रिलेटेड है। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये जो दो टेबल्स हैं ये आपस में कस्टमर आईडी के बेसिस पे रिलेटेड है। दोनों में कॉमन चीज क्या है, कस्टमर आईडी, और इसी के बेसिस पे ये दोनों टेबल आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और यही जो है यही आरडीबीएमएस का कोर पावर है, यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो उसको डिफरेंट बनाता है, जो इसको यूनिक बनाता है, जो इसको यू नो काम करने के लिए और ज्यादा और डेप्थ में काम करने के लिए बनाता है। डीबीएम्स में रिलेशनशिप नहीं होती, ये जो डेटा जो होता है ये साइलो में होता है। साइलो मतलब कि आपस में ये अगर टेबल्स हैं, मान लीजिए दो या तीन टेबल्स हैं तो आपस में किसी भी बेसिस पे रिलेटेड नहीं होती है। डीबीएमएस में ऐसा होता था, बट जब आरडीबीएमएस आया तो आपस में एक रिलेशन क्रिएट हुआ ताकि आपको बहुत ज़्यादा डेटा एक जगह स्टोर करने की जगह आप उनको पीसेस में स्टोर कर सकें, या डिफरेंट सोर्सेज से मिलने वाले डेटा को आप डिफरेंट जगहों पे अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो भी आप इंफॉर्मेशन या जो जो इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं, जो आप एनालिसिस निकालना चाहते हैं वो इजीली आप निकाल सकें। आरडीबीएमएस में टेबल कनेक्टेड होती हैं और ये कनेक्शन डेटा साइंस और एनालिटिक्स का बैकबोन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि एसक्यूएल जो है, सीक्वल जो है, ये डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपको ये सीखना बहुत जरूरी है अगर आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में अपना करियर देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर मैंने समरी दिया है कुछ चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली चीज क्या है, डेटाबेस क्या है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोरेज है। टेबल क्या होते हैं, डेटा रोज और कॉलम में डिवाइडेड होता है टेबल्स, यानी एक टेबल जो है वो डेटा रोज और कॉलम्स से मिलकर बना है। कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं एट्रीब्यूट्स या कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे किसी का नाम, एज, लोकेशन, फोन नंबर, ये सारा का सारा जो है कॉलम है। रो क्या है, रो का मतलब ये है कि मिस्टर ए, उनकी एज कितनी है, उनकी लोकेशन कितनी है, उनका फोन नंबर क्या है, उनकी अर्निंग कितनी है, उनका एक्सपेंस कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर ए के बारे में है। तो ये सारा का सारा रो इंफॉर्मेशन है। डीबीएमएस क्या कहता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। आरडीबीएमएस एक ऐसा डीबीएमएस जहां पर टेबल्स जो होती हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं, उनके आपस में रिलेशन होते हैं, इसलिए वो आरडीबीएमएस बन जाता है। एसक्यूएल क्या है या सीक्वल क्या है, ये एक लैंग्वेज है जो कि आरडीबीएमएस से बात करने में हमें और आपको हेल्प करता है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए आज से इस वीडियो से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो कि आपको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मेरा पर्पस आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेरी सिखाना या सिंटैक्स सिखाना या कमांड सिखाना नहीं है, आप डेटा एनालिटिक्स की सोच लेकर आए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जहाँ पर आपको एक
स्कूल का डेटाबेस बनाना है जिसमें आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे नाम, क्लास, रोल नंबर और सिटी। अब आपको मुझे 3 सवालों के इसमें से जवाब देने हैं कि इस सिनेरियो में आप टेबल का नाम क्या देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप इस सिनेरियो में टेबल का नाम क्या देंगे, दूसरा कॉलम कौन से होंगे, और तीसरा एक स्टूडेंट का डेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा टेबल पे। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या अ, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि क्या ये तीन चीजें हैं, इन 3 चीजों का, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन है जहां पर 2 टेबल्स मैंने दिए हैं। टेबल ए है स्टूडेंट्स और टेबल बी है मार्क्स। और आपको अब ये टेबल समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर एक टेबल जो दिखा रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये आपस में रिलेटेड कैसे हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर आप टेबल ए देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स का टेबल है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, फर्स्ट नेम और क्लास है। रजिस्ट्रेशन नंबर है 101, 102। स्टूडेंट का फर्स्ट नेम जो है वो है अजय एंड संजय। क्लास है 10th और 9th। टेबल बी अगर आप देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर 101 है, फिर से 101 है और 102, और 3 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स दिए गए। सब्जेक्ट्स क्या क्या है, मैथ्स, इंग्लिश और मैथ, जहाँ पर मार्क्स जो है 88, 76 और 91। अब 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस आप कुछ इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन ये कि दोनों टेबल को कौन सी चीज कनेक्ट करती है और ये कनेक्शन क्यों जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कनेक्शन जरूरी क्यों है, अगर ये कनेक्शन ना होता तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, डीबीएमएस या आरडीबीएमएस। और अगर डीबीएमएस या आरडीबीएमएस कुछ भी जो आपको सही लगता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो आई होप कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ लिया होगा, और आई एक्सपेक्ट कि जो आपने जवाब ढूंढा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। डेटा टाइप होता क्या है, डेटा टाइप। सो डेटा टाइप tell the database what kind of value a column will hold। एक कॉलम में किस तरीके की वैल्यू होगी, वो क्या होल्ड करेगा, क्या इंफॉर्मेशन किस टाइप का होल्ड करेगा, उसको डेटा टाइप कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप गए हैं बैंक में, आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवाने के लिए गए हैं और वहां पर आप जाके फॉर्म मांगते हैं। वहां पे जब आपको फॉर्म मिलता है तो वहां पर लिखा होता है नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगता है। अब अगर आप नेम की जगह पे अपना डेट ऑफ बर्थ भर दे तो बैंक वाला आपको क्या कहेगा, बेटा जाओ दोबारा से फॉर्म भर के लाओ, आपने फॉर्म गलत भर दिया है। तो जहां पे नाम लिखना है वहां पे नाम लिखना है, जहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जहां पर एड्रेस लिखना है वहां पर एड्रेस लिखना है। इसी को हम डेटा टाइप कहते हैं, यानी जहां पर जो इंफॉर्मेशन आनी है वहां पर वही इंफॉर्मेशन आप देंगे। उस पर्टिकुलर कॉलम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो डेटा डाल रहे हैं वहां पे वो उस कॉलम के हिसाब से होना चाहिए, उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे, इसमें आप देखेंगे मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, और बाद में मैं आपको डेटा टाइप का एक विजुअल भी दिखाऊंगा। उस तरीके के क्वेश्चंस आप जो मैं आपको दिखाऊंगा उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे इस फेज में। आप यहाँ पे कैटेगरी 1 देख रहे हैं। कैटेगरी 1 न्यूमेरिक टाइप। अब न्यूमेरिक टाइप में आपके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंट और दूसरा है बिग इंट। वैसे अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंट
का ही हम यूज करेंगे। इंट का मतलब है इंटीजर, ठीक है। सो इंटीजर की हमें जरूरत पड़ेगी और इसी के ऊपर हम काम करेंगे। सो इंटीजर कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सो इंटीजर यूज होता है जब आप प्राइमरी की यूज करते हैं। प्राइमरी की लेंगे, फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर आईडी ले रहे हैं, तो ऑर्डर आईडी आप वर्ड्स में नहीं डाल सकते। ऑर्डर आईडी जो होता है आपका, वो आपका इंट में होगा, यानी इंटीजर ही हो सकता है। आप मान लीजिए कि आप रोल नंबर डाल रहे हैं, तो रोल नंबर भी आपका इंटीजर में होगा। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आप इंटीजर ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर नाम, जहाँ पर बैंक के फॉर्म में नाम लिखना है, वहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख के आ सकते, वहाँ पर आपको नाम ही लिखना है। इसी तरीके से जहाँ पर इंटीजर की जरूरत है, वहाँ पर आप इंटीजर ही डाल सकते हैं, वहाँ पर कुछ और नहीं डाल सकते। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑर्डर आईडी कॉलम है और वहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, तो क्या मैं कभी सही एनालिसिस कर पाऊंगा? आंसर इज नो, कभी भी नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास जो टाइप आता है डेटा का, वो है डेसिमल टाइप्स। अब डेसिमल टाइप्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डेसिमल। और कोई भी चीज़, खासकर जब आप पैसे की बात करते हैं, जो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वहां पर आप डेसिमल यूज करते हैं। जैसे आपको किसी की सैलरी डिसाइड करनी है, किसी की सैलरी अगर 49,950 रुपीज है, तो वहां पर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके नहीं चल सकते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा 49,950। सो ऐसी जगहों पे आप डेसिमल यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे। जब आप प्राइस की बात करते हैं, जब आप सैलरी की बात करते हैं, सो ऐसी जगहों पे और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पर आप डेसिमल ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप डेसिमल में पी और एस दो चीजें देख रहे हैं। सो पी का मतलब क्या है कि टोटल डिजिट्स आपको कितने चाहिए, और एस का मतलब है कि डेसिमल प्लेसेस कितने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल कि मेरी सैलरी है 10 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन मुझे वो दो प्लेस, डेसिमल के दो प्लेसेस तक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यानी 10 लाख.00 चाहिए। तो 10 लाख और प्लस 2 और, यानी 10 लाख में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं, प्लस दो और उसमें मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि पॉइंट वाले के बाद, पॉइंट्स के बाद वाला जो दो जीरो है वो भी उसमें रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए 6 डिजिट्स बनते हैं 1 लाख में, तो प्लस 2 और, यानी टोटल 8। अब जब मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, जब मैं यहाँ कोड करते समय यहाँ पर डेसिमल में ये जब लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा 8,2। ओके, तो 8 में से दो मेरे जो रहेंगे वो डेसिमल के राइट हैंड पे चले जाएंगे, बाकी सारे लेफ्ट हैंड पे रहेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पर डेसिमल के लिए मैंने एक पॉइंट भी दिया हुआ है, यूज डेसिमल व्हेन यू नीड एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू। जहाँ पर आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन नहीं चाहिए, वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मनी या प्रिसाइज मेजरमेंट। एंड फ्लोट फॉर अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यू लाइक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डेटा, जहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेशन ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं, वहाँ पर आप अप्रॉक्सीमेट यूज करिए। बट जहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वहाँ पर आपको डेसिमल ही लिखना पड़ेगा। कैटेगरी 2 की बात करते हैं, स्ट्रिंग टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग टाइप्स को समझना, क्योंकि ये आपको टेबल क्रिएट करने में, अगर इनमें से कोई भी चीज वैर कैर की जगह कैर लिख दिया और कैर की जगह वैर कैर लिख दिया, तो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब कैर मतलब होता है कैरेक्टर, और वैर कैर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। तो कैर का मतलब क्या है? कैर कहाँ पर यूज करना है? जहाँ फिक्स लेंथ आपसे मांगी जाए, जैसे फोन नंबर। फोन नंबर 10 डिजिट का ही होता है, तो वहां पर आपको कैर यूज कर सकते हैं। ऑलवेज एंड कैरेक्टर्स पैड्स विद स्पेस इफ शॉर्टर। सो मान लीजिए कि फोन नंबर आप
10 डिजिट्स का होता है, बट आपने जो कैर लिखा और यहाँ पे जहाँ आप n लिख रहे हैं, n देख रहे हैं अभी, वहाँ पर मैंने 15 लिख दिया। तो 10 डिजिट्स के बाद वो स्पेस जो है वो वहाँ पर शो करेगा। इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 255 कैरेक्टर्स की होती है। फास्टर फॉर फिक्स्ड लेंथ डेटा। अब हम बात करते हैं वैरकैर की। वैरकैर में वेरिएबल लेंथ होता है, ओके। अप टू n डिजिट्स, n कैरेक्टर्स आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर्स एक्चुअल लेंथ, जितना आप देंगे। जैसे कैर में जो बचे हुए स्पेसेस हैं वहाँ पर स्पेस आ जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मैक्स 65,535 कैरेक्टर्स आप यहाँ पे इतने कैरेक्टर्स आप इसमें डाल सकते हैं। मोस्ट कॉमन स्ट्रिंग टाइप। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। नेम, एड्रेस, इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में एड्रेस कितना बड़ा हो सकता है या नाम कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं होता है। सबके नाम के लेटर्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो वहाँ पर आप वेरिएबल कैरेक्टर यानी वैरचर का यूज करेंगे। तीसरा आता है कैटेगरी 3, डेट एंड टाइम टाइप्स। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 तरीके के 5 टाइप्स हैं कैटेगरी 3 के, यानी डेट एंड टाइम टाइप्स के। डेट यानी यहाँ पर सिर्फ डेट आएगा। और याद रखिएगा कि एसक्यूएल में, सीक्वल में फॉर्मेट जो होता है वाई 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 डैश एम एम डैश टी डी, यही रहता है। और ये हमेशा इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, सो डेट में आप सिर्फ डेट ओनली आपको दिखाई देगा। फॉर्मेट आपको मैंने यहाँ बता दिया। रेंज इसका 1000 से लेकर 9999 इन 4 टाइम 9, 12 और 31, ये आपका जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है। टाइम, टाइम में आपका सिर्फ केवल टाइम दिखाई देता है, ठीक है। फॉर्मेट जो इसका रहेगा आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स का रहेगा। डेट टाइम, इसमें डेट और टाइम दोनों कंबाइंड आएगा। फॉर्मेट जो इसका रहेगा सेम एज इट इज, जैसे 4 टाइम्स वाई फिर एम एम डी डी और उसके बाद आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। टाइम स्टैम्प ये ऑटो अपडेट होता है, और टाइम और डेट दोनों को ये जो है ये वो डेटा स्टोर करता है। ईयर, ईयर में केवल साल आता है और उसका फॉर्मेट जो होता है वो 4 टाइम्स वाई ही होता है। अब हम बात करते हैं बुलियन की। बुलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स आता है। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, किस केस में हम बुलियन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ जहाँ पर मुझे अपने स्टोर में अवेलेबल प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। सो मैं वहां पर लिख देता हूँ इज अवेलेबल। इज अवेलेबल अगर ट्रू होगा इट मीन्स कि मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, और अगर फॉल्स होगा तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो खत्म हो चुका है। सो ये मैं दिखाऊंगा आपको आगे कि ये कैसे होता है, कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ मैं आपको आज यहाँ दिखाऊंगा। ये पॉइंट्स है, आपको जब ये नोट्स मिले तो ये सारी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर लें, आप इसको समझ लें। मैं इस पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं शेयर करूंगा, गूगल ड्राइव के लिंक में इसको शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट एक रूल है जो डेटाबेस ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करता है। ये रूल क्यों जरूरी है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ नाम चाहिए वहाँ नाम चाहिए, वहाँ पर आप नंबर नहीं डाल सकते। जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चाहिए वहाँ पर आप एड्रेस नहीं डाल सकते। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो हम सही इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं निकाल सकेंगे। और डेटा में हमेशा डेटा हमेशा गलत चीजें रिप्रेजेंट करेगा, गलत इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा। सो 6 तरीके के 6 टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको हमें एक एक करके समझना है।
पहला कंस्ट्रेंट क्या है, प्राइमरी की। सो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जहाँ पर पहला जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो है स्टूडेंट आईडी का। अब स्टूडेंट आईडी जो है वो हमेशा इंटीजर में होगा और मैं उसको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में उसको प्राइमरी की का दे देता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये हर इस टेबल को एक यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है। तीन रूल्स हैं प्राइमरी की के। पहला, वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। दो रोज का सेम आईडी नहीं हो सकता, यानी किसी भी दो रोज में आप सेम आईडी नहीं डाल सकते। यानी अगर मान लीजिए स्टूडेंट ए है तो उसकी भी आईडी 1, और अगर स्टूडेंट बी है तो उसकी भी आईडी 1 नहीं हो सकती। अगर स्टूडेंट ए है उसकी आईडी 1 होगी, स्टूडेंट बी है तो उसकी आईडी 2 होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी प्राइमरी की वो होता है जो यूनिक होता है, नल नल नहीं होता है। ठीक है, नॉन नल वैल्यू होती है। यूनिक एंड नॉन नल इज प्राइमरी की। सो वैल्यू नील नहीं हो सकती है, हमेशा कुछ होना चाहिए, कुछ रेलेवेंट होना चाहिए। बेसिकली एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। क्या एक टेबल में दो प्राइमरी की हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, और उसके कुछ अलग रूल्स हैं। और उसको क्या कहते हैं ये आप मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नॉट नल, फर्स्ट नेम varchar 50 नॉट नल। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? नॉट नल एक कंस्ट्रेंट है। सो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, और वहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ, वहां पे मैं लिख रहा हूँ कि varchar जो है वो 50 लेंथ हो सकती है, यानी किसी का नाम 50 लेटर्स तक हो सकता है। ओके, सो लेकिन वो नल नहीं होना चाहिए। यानी जहाँ पे मैंने नॉट नल लगा दिया वहां पर रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन, हर हालत में मुझे चाहिए ही चाहिए, वो नल नहीं हो सकता है। इस कॉलम में वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, एम्प्टी या नल अलाउड नहीं है। ओके, यूनिक, आप यूनिक का मतलब समझते हैं। यूनिक का मतलब ये है कि एक जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, उसकी अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। सो यूनिक का यहाँ पर क्या मतलब है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ, तो मेरा अगर ईमेल abc@gmail.com है, और आपका भी, आपका जो ईमेल है वो abc@gmail.com नहीं हो सकता है। हम दो लोगों की ईमेल कभी भी एक नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो यूनिक का मतलब ये है कि दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट रहें। इस कॉलम का हर वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। जहां पर यूनिक आप लिखेंगे वहां पर वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई इंफॉर्मेशन खुद से नहीं दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन खुद से इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो टेबल हमेशा, डेटाबेस हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू उठाता रहेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है हमने, सिटी varchar 50 डिफॉल्ट दिल्ली। तो अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली में नहीं है, आप नोएडा में हैं, और आपने नोएडा नहीं डाला, तो वहां पर ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन है वो दिल्ली अपडेट होती रहेगी। अगर इंसर्ट करते वक्त एक कॉलम प्रोवाइड नहीं किया, डेटाबेस ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करता है। ओके, सो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये लाइन भी मेंशन कर दिया है। चेक, चेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बहुत सारी मिस हैपनिंग, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस से, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन से आपको बचाता है। कैसे? सो फॉर एग्जांपल एक एज मैंने लिया, और एज में मैंने एज डाल दिया -5। क्या किसी की एज -5 हो सकती है? आंसर इज नो, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैंने एज जब लिखा, तो एज के साथ मैंने एक कंडीशन लिख दी कि एज ग्रेटर देन 1 एंड एज लेस देन इक्वल टू 120 होना चाहिए। यानी एज एक के बराबर होना चाहिए। एक या एक साल से ज्यादा एज हो सकती है, या एज 120 साल या उससे कम की हो सकती है।
ओके, यहाँ पर मैंने नॉन नेगेटिव वैल्यू को कम्प्लीटली हटा दिया। या मैं अपने 5 साल के बच्चे के लिए मैं स्कूल में एडमिशन करने गया हूँ और वहाँ पर जिसने डेटा एंटर किया है उसने गलती से 5 साल की जगह 50 साल या 55 साल लिख दिया है। क्या कोई 50 साल या 55 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल सकता है? आंसर इज नो। तो वहाँ पर मैं ये चेक लगा दूंगा कि बच्चे की एज 5 साल या 6 साल, जो भी एज पर माई रिक्वायरमेंट 5 साल या 6 साल से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, नहीं करती तो डेटाबेस रिजेक्ट कर देता है। फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये और प्राइमरी की ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि आरडीबीएमएस या आप जो हम बार बार रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये इन दोनों के बेसिस पे क्रिएट होता है। सो फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट आईडी की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम डिपार्टमेंट आईडी की बात कर रहे हैं तो इंटीजर होगा। सो फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंसेस डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट आईडी। अब यहाँ पर आप देखते हैं, मैंने फॉरेन की लिख दिया, डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया, कॉलम का नाम, और इसके साथ में मैंने उसका रेफरेंस बता दिया कि अगर आप डिपार्टमेंट्स वाले टेबल में जाते हो और वहां पर आप डिपार्टमेंट आईडी जो है वहां पर आपको ये मिल जाएगा। यानी दो टेबल्स का आपस में मैंने रिलेशन क्रिएट कर दिया बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट आईडी। ओके, सो दो टेबल्स के बीच में मैंने ये रिलेशन क्रिएट कर दिया थ्रू फॉरेन की। इस कॉलम की वैल्यू दूसरे टेबल के प्राइमरी की में एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस कॉलम की वैल्यू दूसरे टेबल के प्राइमरी की में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की होता है यूनिक प्लस नॉट नल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, खासकर जब आप प्राइमरी की और यूनिक के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तब। सो प्राइमरी की और यूनिक के बीच में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं होता। प्राइमरी की में कभी भी नल अलाउड नहीं होता है, यूनिक में ये अलाउड है। प्राइमरी की पर टेबल में कितनी बार हो सकते हैं? केवल एक बार। लेकिन यूनिक में ये मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स अलाउड है। यूनिक में ये मल्टीपल टाइम्स अलाउड है। डुप्लीकेट वैल्यू प्राइमरी की में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है, यूनिक में भी कभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए इसको यूनिक कहा गया है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डेप्थ में जाके बताने वाला हूँ। लेकिन आज की वीडियो खत्म करने से पहले, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक क्लिप्स देता हूँ कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये दिखती कैसी हैं। सो यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हॉस्पिटल के नाम से। एक हॉस्पिटल है, मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ हॉस्पिटल के नाम से। सो मेरा पहला कमांड जो है, इसको हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो से, बल्कि नेक्स्ट वीडियो से ही हम देखेंगे, हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आएंगे। तो एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने एक सिंपल एक लाइन लिखी, क्रिएट डेटाबेस हॉस्पिटल। अब यहाँ पर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। इन सारी चीज़ों को अभी आप सिर्फ देखिए। इसके बाद सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करना ही ज़रूरी नहीं है। उस डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमें उसको यूज़ करना भी होता है। तो मैंने एक दूसरा लाइन लिख दिया, दूसरा कोड लिख दिया, यूज़ हॉस्पिटल। सो अब यूज़ हॉस्पिटल लिखने के बाद मैं जो भी चाहूँ उसमें टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट क्या है? मेरे पास एक कॉलम है और यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट आईडी क्रिएट की। उसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा? इंटीजर होगा। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट आईडी 1 है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी 2 ऑटोमेटिक जनरेट होगा। मुझे बार बार जाके 1 2 3 4 ऐसे नंबर बार बार नहीं देना पड़ेगा। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये खुद ब खुद जनरेट होता रहेगा। प्राइमरी की
प्राइमरी की का मतलब यहाँ क्या है कि ये यूनिक होगा और नॉट नल वैल्यू होगा। ठीक है, यानी अगर डिपार्टमेंट आईडी मान लीजिए हॉस्पिटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर किसी एक इमरजेंसी वार्ड को मैंने डिपार्टमेंट 1 अगर दे दिया है, तो डिपार्टमेंट 1 जो है वो किसी और डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट कोड की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कैर। कैर का मतलब है कि डिपार्टमेंट कोड 5 कैरेक्टर से ऊपर का नहीं हो सकता है, और ये नॉट नल नहीं होगा, ये यूनिक होगा। डिपार्टमेंट नेम मैंने 100 कैरेक्टर्स का रखा है। सो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ भी यहाँ पर लिखिए, वो 100 लेटर्स तक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी नॉट नल नहीं होगा। बट यहाँ पर मैंने यूनिक नहीं लिखा है, यानी यहाँ पर मैं चाहूँ तो रिपीटेड इंफॉर्मेशन डाल सकता हूँ, बट ये नॉट नल नहीं रहेगा, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा। फ्लोर नंबर, ये भी इंटीजर में है, क्योंकि फ्लोर 1 2 3 4 ही होगा, तो यहाँ पर फ्लोर जो है वो इंटीजर में मैंने डाला है, नॉट नल। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया है, चेक। चेक यहाँ क्या कह रहा है, फ्लोर नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी फ्लोर नंबर जो है वो 1 से 10 के बीच में ही हो सकता है। 11 नंबर अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो वो इसको रिजेक्ट कर देगा, 0 डाल देंगे तो भी वो रिजेक्ट कर देगा, यानी 1 से लेकर 11 के बीच में ही फ्लोर नंबर हो सकता है। इज एक्टिव, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, इज एक्टिव बुलियन डिफॉल्ट ट्रू, यानी अगर डॉक्टर सर्विस में है, डॉक्टर काम कर रहा है, या जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, अगर वो ट्रू है, यानी अगर वो अवेलेबल है तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे, समझेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हमें टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ, और अपना फीडबैक हमें देते रहिए, ताकि हम और बेटर तरीके से आपको ये चीज़ें बता सकें, आपको कॉन्सेप्ट समझा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।